हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सबों का राहुल पैरामेडिकल के इस चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पदार्थ जो होती है, यह जो हमारे आसपास जो पदार्थ है, उन सभी पदार्थों को भौतिक गुण धर्म के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद हम लोग बांटे हैं गैस में। तो हम लोग ठोस, क्या इस चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। हम लोग को इसमें पूरा का पूरा ठोस अवस्था ही पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है इसमें? तो कह रहा है कि वैसा ठोस यानी कि वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन क्या होती है, निश्चित होती है, उसको हम लोग ठोस बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या बोले, वैसा पदार्थ, ये होगा ठोस। द्रव किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वैसा पदार्थ जिसकी आयतन और द्रव्यमान कोई निश्चित नहीं होती है, दोनों अनिश्चित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। आपको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझाते हैं इस कण के आधार पर क्या क्या होती है पदार्थ में। तो मान के चलिए हम लोग क्या किए हैं, यह एक ठोस पदार्थ है। क्या ये ठोस पदार्थ? तो आपको मालूम होगा कि ठोस पदार्थ में क्या होती है, कणों के बीच, कण जो होती है उस कण के बीच बहुत कम स्थान होती है, बहुत कम जगह होती है। अब ये मार्कर जो है, इस मार्कर जो बना हुआ यह एक कण कण से मिलकर के बना हुआ ये मार्कर। तो बोलिए इस मार्कर से अभी हम दूसरा कुछ सुई डालना, एक मान के उदाहरण लेते हैं सुई का। क्या इस सुई को हम लोग इस मार्कर से हम उस पार करना चाहेंगे, क्या हो पाएगा? क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इस मार्कर में जो कण है उस कण के बीच में खाली स्थान नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, जिसे सुई पास नहीं कर पाएगा। अभी ये पेज है, इस पेज में क्या होती है कि हम लोग इस पार से सुई को रख देंगे आराम से, क्या उस पार से उस पार हो जाएगा? क्या नहीं होगी। जब इसको हम लोग दबाएंगे तब होगा, लेकिन उसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए ठोस पदार्थ में जो होती है वो कण, दो कण के बीच का जो स्थान होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन द्रव में क्या होती है, वही जब दो कणों के बीच में स्थान क्या होती है, ठोस की अवस्था ठोस के तुलना में अधिक होती है। उसके बाद गैस में क्या होती है, दो कण के बीच जो होती है इसमें सबसे अधिक होती है। इसमें सबसे कम कण के बीच स्थान, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ठोस की अपेक्षा। गैस में सबसे ज़्यादा होती है दो कणों के बीच में स्थान। उसके बाद इस आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसमें जो स्थान होती है उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतरा अनुक स्थान। तो दो कणों के बीच में जो खाली स्थान होती है उस स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतरा अनुक स्थान। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो सबसे इसमें पहले देखिए क्या होगी, सबसे ज़्यादा किसमें स्थान होगी? सबसे ज़्यादा तो गैस में सबसे ज़्यादा स्थान होते हैं दो कणों के बीच। उससे कम किसमें स्थान होगा? उससे कम होगा किसमें? द्रव में। और सबसे कम स्थान किसमें पाया जाता है? दो कणों के बीच में, तो ठोस में। तो इसी को हम लोग एक क्रम में लिखे हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम सब में, इस तरह से वो एग्जाम्पल किया। ये गैस है, इसमें सबसे ज़्यादा स्थान होती है अंतरा अणु का स्थान, और इसमें क्या होती है, अंतरा अणु का स्थान गैस के तुलना में कम होती है। फिर उसके बाद सबसे कम किस में होती है? ठोस में। इसी को हम लोग सीधा उल्टा दिए, कभी ये नहीं पूछ करके इसका उल्टा दिया तो क्या होगा, ये ठोस में सबसे कम होता है, ठोस से ज़्यादा किस में होती है? द्रव में होती है। द्रव से ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है। गैस में सबसे ज़्यादा अंतरा अनुक स्थान पाई जाती है। मतलब दो कणों के बीच में, ये जो दो कण है, इस दो कणों के बीच में स्थान जो होगा वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा किसमें? गैस में पाया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक ये चीज़ समझ में आया होगा अंतरा अनुक स्थान क्या है। सेम बात है अंतरा अनुक बल या आकर्षण बल। जिस पदार्थ में अंतरा अनुक स्थान कम, उसका अंतरा अनुक बल ज़्यादा। जिसका अंतरा अनुक स्थान ज़्यादा, उसका अंतरा अनुक बल कम। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ठोस अवस्था है, ठोस पदार्थ है। इसका अंतरा अनुक स्थान बोलिए क्या है? इसका अंतरा अनुक स्थान कम है।
तो इसमें इसका बल क्या होगा, तो दो कणों के बीच में जो बल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बोलिए इसमें क्या होगी, ये इसमें दो पदार्थ के बीच में अंतरानुक स्थान इससे क्या ज़्यादा, तो इसमें क्या होता, सबसे बल ज़्यादा था, तो इसमें थोड़ा सा कम इसमें होगा बल, इसमें बल क्या होगी, कम होगी द्रव में। और सबसे कम बल किस में होगा, गैस में। अंतरा अनुक बल जो होती है वो गैस पदार्थ में क्या होती है, सबसे कम होती है। समझ गए ना इस बात को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ठोस जो होती है, अंतरानुक बल को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, आकर्षण बल को। ठोस में सबसे ज़्यादा अंतरानुक बल उससे कम किस में होती है, द्रव में। उससे कम किस में होती है, गैस में। यानी कि सबसे कम किस में होती है, अंतरा अनुक आकर्षण बल गैस में। इसी को हम लोग उल्टा दिए हैं कभी ऐसे करके, गैस में क्या होती है, सबसे कम अंतरा अनुक आकर्षण बल, उससे ज़्यादा किस में होगा, द्रव में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, अंतरा अनुक बल, ठोस में। तो ये था अंतरा अनुक स्थान और अंतरा अनुक बल। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। इसके बाद ठोस पदार्थ के गुण कभी कभी पूछता है एग्जाम में, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्या है, मजबूत होती है, सभी जानते हैं ये मार्कर है, ये ठोस है, ये मजबूत है। और इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होती है, उच्च होती है। एक रड ले लेते हैं, छड़ लेते हैं, वो क्या होती है, मजबूत होती है। उसको हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग उसको गर्म करना चाहेंगे तो द्रव अवस्था में कब पिघलेगा, जब उसको बहुत गर्म करेंगे, बहुत गर्म करेंगे, तब जाकर के वो क्या होगी, द्रव अवस्था में वो बदलना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना। पहले वो लाल तप्त हो जाएगा, तब जाके वो द्रव की अवस्था में वो पिघलेगा, लेकिन बहुत गर्म करने पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस देंगे, तब जाकर वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जब द्रवनांक अधिक, तो उससे और ज़्यादा ताप देंगे, तब जाके क्वथनांक होती है। तो मतलब क्या हुआ, इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होती है, दोनों उच्च होती है, मतलब अधिक होती है। दूसरा क्या है कि इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण मतलब हुआ कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जाकर के मिल जाना, फ्यूज कर जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। क्या अभी ये मार्कर है, इसमें हम लोग दूसरा मार्कर दे दिए, क्या थोड़ा देर इसको हम लोग छोड़ दिए बांध करके, क्या ये फ्यूज कर जाएगा, आपस में विसरित हो जाएगा, मिल जाएगा क्या, नहीं, कभी भी नहीं, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से ये जो होती है ठोस पदार्थ, इसमें विसरण गुण नहीं पाई जाती है, एक दूसरे में नहीं मिलता है ये। उसके बाद इसमें बहाव का गुण भी नहीं पाया जाता है। क्या हम इस पदार्थ को छोड़ दें, क्या बह जाएगा पानी की तरह, नहीं बहेगा। उसके बाद इसका घनत्व क्या होती है, उच्च होती है। तो जितना भी ठोस पदार्थ है उसमें वजन अधिक होगा, उसका आयतन अधिक होगा। तो सीधा मतलब यदि आयतन अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, तो उसका क्या होगा, वो घनत्व भी अधिक होगा, ये बात होती है। तो यहाँ पर बात क्या होती है, जब वो पदार्थ का आयतन अधिक हो जाएगा तो उसका क्या हो गया, वो घनत्व भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ तक ये बात है, हम लोग क्या पढ़े हैं, ठोस पदार्थ के गुण पढ़े हैं। यदि आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा आपको कैसा लग रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं पदार्थ का जो यानी कि प्रकार, ठोस पदार्थ का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग चल रहे हैं। तो ये पदार्थ विभिन्न प्रकार, ये प्रकार विभिन्न प्रकार से हो सकता है। पदार्थ के चालक के आधार पर ठोस के प्रकार, उसके द्रव्यनांक क्वथनांक के आधार पर, तो अलग अलग उसका आधार हो सकता है पदार्थ, ठोस पदार्थ को बांटने का। लेकिन हम यहाँ पर बांटते हैं, आपके सिलेबस में जो दिया है वो है अवयवी कणों के आधार पर ठोस का प्रकार। मतलब अवयवी कण मतलब क्या हुआ कि अभी मान के चलिए ये मार्कर बना हुआ है, तो किस किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है, वही जो कण मिला हुआ उसी कण को हम लोग अवयवी बोलते हैं। समझे मेरी बात को। तो मान के चलिए अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, कोई पाव रोटी बनाते हैं या पेड़ा बनाते हैं, मान के लिए पेड़ा बना रहे हैं, सीधा देखते हैं दूध का पेड़ा। अब उसका अवयवी क्या है, पेड़ा में अवयवी क्या है, पेड़ा में अवयवी है दूध है, उसमें चीनी डाला गया, वो उसका अवयवी है। तो पेड़ा का अवयवी क्या हो जाएगा, दूध चीनी हो जाएगा। तो यानी कि जो पदार्थ किन किन कणों या किन किन पदार्थ से मिलकर के बना है वह उसका अवयवी कहलाता है, वो अवयवी कण कहलाता है। अवयवी आपको समझ में आया होगा। देखिए अवयवी कण के आधार पर जो होती है, अवयवी कण के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है
रवादार पदार्थ, दूसरा क्या आता है रवादार ठोस, दूसरा आता है बेरवादार ठोस। रवादार ठोस को ही हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। रवादार को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल बोलते हैं, बेरवादार को अक्रिस्टल बोलते हैं। तो अब हम लोग अगले जो पेज में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टल और अक्रिस्टल क्या है। यदि आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। अब हम लोग देख रहे हैं ठोस पदार्थ के जो प्रकार हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल, उसी के बारे में। देखिए क्रिस्टल क्या होती है, क्रिस्टल में जो यानी कि वैसा पदार्थ जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। और अक्रिस्टल वैसा पदार्थ जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टल बोलते हैं। तभी आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा ये क्रिस्टल क्या है और क्रिस्टल क्या है। तो हम लोग जानेंगे अभी क्रिस्टल कैसे बनता है। एक आप लोग को हम उदाहरण समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी क्या है, यहाँ पर एक पदार्थ है, दो कण ले लिए हैं, हम लोग क्रिस्टल बना रहे हैं। दो कण लिए हैं, पहला कण का नाम है ए, दूसरा कण ले लिए हैं बी। ये दो कण लिए हैं, इसी कण से हम लोग क्या बना रहे हैं, अब क्रिस्टल बना रहे हैं। क्रिस्टल भी और अक्रिस्टल भी। देखिएगा यहाँ ध्यान से क्या है, जब इस ए और बी को इस तरह से क्रम में सजाए कि रेगुलर हो जाए, जैसे आपको समझा रहे हैं, ए लिए फिर बी, ए बी, ए बी, फिर इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से बी ले लिए, ए बी, ए बी, ए, फिर ए बी, ए बी, ए बी, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए यहाँ पर बी, ए बी, ए बी, ए। अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं क्या है। आप यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ए कण लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या ले लिए, बी कण लिए, फिर ए कण लिए, फिर बी कण लिए, ए बी, फिर बी, ए बी, ए बी। इस तरह से आप देख पाते होंगे बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, यह एक क्रम में ले लिए, मतलब निश्चित स्थान के बाद एक के बाद एक रेगुलर क्रम में ले लिए हैं। ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको हम ले लिए। तो यह आप लोग को एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के रूप में दिखाई पड़ता होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग। अब देखिए इसी कण से, इसी ए बी से हम लोग और क्रिस्टल बनाएंगे। देखिए कैसे, ये ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, ए बी, बी, ए बी, ए बी, 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 ए बी, बी, ए बी, एटीसी करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए आप इसमें क्या देख पाते होंगे, इसी दो कण को हम लेकर यहाँ पर क्रिस्टल बनाए, मतलब ये निश्चित आकृति में दिखाई पड़ा, क्रम में दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर देखिए ए बी लिए, फिर ए बी ले लिए, तो मतलब क्या हुआ, ए के बाद बी के बाद फिर ए, फिर ए के बी के बाद ए, फिर ए, फिर ए सॉरी बी बी, ए बी, ए बी बी, बी ए। तो आप लोग को यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या ये एक निश्चित क्रम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसका क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। जब इसका कण निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं रहेगा तो उससे निश्चित आकृति भी नहीं बनेगा। तो इस तरह के जो आकृति होती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अक्रिस्टल ठोस बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ठोस बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा क्रिस्टल और अक्रिस्टल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। आप देखते होंगे ये क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद ए, ये क्या है, निश्चित है, लेकिन ये क्या है, निश्चित नहीं है। कौन कब आ जाएगा किसी को पता नहीं है। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टल बोलते हैं।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? चलिए हम लोग अब इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या ले लिया है कि क्रिस्टल में जो होती है, इसमें पदार्थ की कण क्या होती है, वो मतलब सिस्टमेटिक ढंग से क्या होती है, अरेंज रहती है, व्यवस्थित रहती है। तो इसीलिए हम लोग ए भी यहाँ पर देख पाते होंगे, आप इसको आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये अक्रिस्टल है, तो इसमें क्या होती है, ए बी बी ए बी ए सॉरी बी बी ए, इस तरह से इसमें लिखा रहेगा। इसमें कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तो आप लोग को पूछता है एग्जाम में कि क्रिस्टल का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, हीरा, नमक, पीफोर्ड, उसके बाद चीनी इत्यादि, ये सब क्या है, क्रिस्टल का उदाहरण है। कांच, रबर, बहुलक, ये क्या है, और क्रिस्टल का उदाहरण है। क्या है, हम सब कुछ आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल ठोस के गुण के बारे में। तो क्रिस्टल ठोस के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित है। इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है। मतलब क्या हुआ, आप चीनी का कण है, उसको धारदार चाकू से जब उसको काटा जाएगा तो वो बराबर हिस्सों में क्या होगा, वो विभक्त हो जाएगा। तो क्रिस्टल क्या होती है, वो बराबर हिस्सों में टूट सकता है, उसको बांट सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं उसको। तो बराबर हिस्सों में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। ज्यामितीय आकृति आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या होती है, द्रव्यनांक जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। क्वथनांक भी उच्च होती है इसका। यहाँ पर हम लोग क्या फिर बात किए यहाँ पर कि यह जो होती है दीर्घ प्रासी होती है। आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा कि दीर्घ प्रासी का मतलब क्या होता है। देखिए दीर्घ प्रासी का मतलब हुआ, प्रास मतलब होता है रेंज, दीर्घ मतलब लंबा चलने वाला। तो वैसा रेंज जो लंबा समय तक चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ प्रासी बोलते हैं। देखिए ये क्या हो गया मेरा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ये क्या है, आपको लंबा समय तक देखने को मिलेगा। ये तो हम लोग यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिए है ना, लेकिन बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम तक ये ए बी ए बी ए बी ए बी करके आएगा। एक क्रम इसका हमेशा बरकरार रहेगा, ये टूटेगा नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं लंबे, इसको दीर्घ प्रासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ प्रासी बोलते हैं। लेकिन क्रिस्टल में क्या होती है, ये कुछ समय तक रहेगा। ए बी यहाँ तक है, फिर रिपीट करेगा थोड़ा सा, ए बी आएगा, फिर यहाँ तक, फिर थोड़ा सा ए बी रिपीट किया, लेकिन फिर उसके बाद बी बी ए, इस तरह से क्या हो गया, वो चलना शुरू हो गया। तो मतलब क्या, क्रिस्टल जो क्या है वो दीर्घ प्रासी होगा, लेकिन क्या होगा, क्रिस्टल दीर्घ प्रासी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये लघु प्रासी होगा। समझ आ गया ना, लघु परासी दीर्घ परासी क्या है। तो क्रिस्टल क्या होती है, दीर्घ परासी, और क्रिस्टल क्या होती है, लघु परासी। उसके बाद क्या होती है, यहाँ पर देखिएगा, यह समदैशिक होती है। समदैशिक का मतलब क्या होती है, मतलब सॉरी, यह असमदैशिक होती है। क्या होती है, यह असमदैशिक होती है। मतलब नहीं, सम मतलब बराबर, देशिक मतलब दिशा, जो बराबर, जो अलग अलग दिशा में भी क्या हो, अलग अलग हो जाए, मतलब समान दिशा में भी क्या हो, वो अलग अलग हो जाए। देखिए क्रिस्टल जो होती है वो असमदैशिक होती है। देखिए यदि यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाया है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर कितना पदार्थ, 5 ले लिए हैं, इसके बाद यहाँ पर कितना ले लिए, 4 ले लिए, फिर यहाँ पर 5 ले लिए, फिर नीचे में 4 ले लिए, फिर ऊपर में 5, नीचे में 4। तो एक क्रम में ये लिखा हुआ है, एक व्यवस्थित करके। हम लोग जब इसको यहाँ से हम चलना शुरू करें, यहाँ से इस जगह से यदि हम लोग चलना शुरू किए, यहाँ से इस कोना कोनी, तो आप लोग को देखिए कौन कौन सा पदार्थ आएगा, ये वाला आएगा, ये पदार्थ, ये सॉरी, ये कण, ये वाला कण और ये कण, ये सभी कण आपको आपस में मिलेगा। लेकिन इसका आप दिशा, ये इस दिशा में जा रहे थे आप पहले, लेकिन आप क्या कीजिए, इसका दिशा चेंज कर लीजिए, आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए। तो ये कण, 2 कण, 3 कण, कितना कण मिला इस रास्ते में, कितना कण, 3 कण मिला। आप इस रास्ते में निकल जाइए, यहाँ से चलिए आप, क्या हो जाएगा ये, तो कितना कण मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो कितना कण मिला, 6 कण मिला। इधर से कितना कण मिलता है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सेम है, लेकिन बहुत सारी जगह अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 कण बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें आप देख पाते होंगे इसके कण जो होती है ये क्या है, अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अलग अलग कण, इधर जाते हैं 8 कण, इधर जाते हैं 3 कण, इधर जाते हैं तो कितना कण, 6 कण। हम यहाँ से जाएंगे, इस होकर के जाएंगे यहाँ से, तो कितना कण, 1 2, कितना कण,
2 कण। तो अलग अलग दिशा में जाने पर उसमें जो कण की संख्या होगा हमको अलग अलग मिलेगा, तो उसका बल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या होती है बोलते हैं इसको, और क्रिस्टल जो होती है वो असमदैशिक होती है। मतलब अलग अलग दिशा में जाने पर उसमें बल या कण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, संख्याएं होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और यह क्या होती है, वास्तविक होती है। वास्तविक का मतलब क्या हुआ, वास्तविक कांच जो होती है वो क्या होती है, यानी कि आभासी यानी कि क्रिस्टल होती है। क्यों, और क्यों होती है, क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो उसमें बहाव की गुण होती है, उसमें बहाव के गुण होने के कारण क्या होते हैं, वातावरण का तापमान बढ़ जाने के कारण क्या होती है, वो बहाना चाहता है, लेकिन उसके साइड में एल्युमिनियम या लोहा का फ्रेम लगा रहता है, जिस कारण से वो अपने स्थान से निकल नहीं पाता है, इसी कारण से उसके बीच में चिरख जाता है, वो फूट जाता है वो। तो इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं ये जो कांच होती है ये क्या होती है, वास्तविक ठोस नहीं होती है। तब कौन सा ठोस होती है, ये अवास्तविक, या हम लोग इसको आभासी ठोस भी बोल सकते हैं। तो क्या होती है ये, तो क्रिस्टल जो होती है आभासी ठोस होती है, लेकिन क्रिस्टल क्या होती है, वास्तविक ठोस होती है। तो आप यदि इस गुण को समझ गए, क्रिस्टल के गुण को समझ गए, तो उस गुण को आप लोग भी समझने की लिख पाएंगे। किस गुण को, ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल के बारे में, अभी हम लोग क्रिस्टल के बारे में देख लिए। तो यदि आप समझ गए तो आप लोग अपने कॉपी में इसको लिखिएगा अपने मन से, और क्रिस्टल का गुण लिखे, यानी कि लिखना है आपको होमवर्क में। और उसके बाद फिर क्या है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर क्या होती है इसको बताइए। तो यदि आप लोग ये गुण है, इसी गुण के तरफ हम लोग लिख सकते हैं, उसी को एक तरफ क्रिस्टल एक तरफ अक्रिस्टल देकर के लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्रिस्टल और अक्रिस्टल के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग क्रिस्टल के बारे में आगे पढ़ते हैं, और इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो हम लोग को क्रिस्टल के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो क्रिस्टल के प्रकार में क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, पूछता है एग्जाम में कि क्रिस्टल कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, या इसी को हम लोग परमाणविक क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा नंबर में आती है आणविक क्रिस्टल। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, धात्विक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, ये 4 क्रिस्टल है हम लोग को पढ़ने के लिए। बारी बारी से हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। कुछ ज़्यादा यहाँ पर समझने वाली बात तो है, लेकिन ज़्यादा ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आएगा। देखिए हम लोग समझ में पढ़ते हैं यहाँ से। आयनिक क्रिस्टल क्या है, वैसा क्रिस्टल जिसके आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, अभी जो यहाँ पर क्रिस्टल बना है, तो यहाँ पर जो हम लोग क्रिस्टल बना है अभी, इस दोनों कण जो होते हैं, इसको जो हम लोग कण बोलते हैं, इस दोनों कण के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रबल। कौन सा बल, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। याद रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस दोनों, यदि 2 कण के बीच या आयन के बीच क्या होती है, प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, उदाहरण के रूप में हम लोग देखे हैं NaCl, LiCl, फिर उसके बाद CsCl, ZnS। तो ये क्या है कि आयनिक क्रिस्टल का एक उदाहरण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयनिक क्रिस्टल के गुण पढ़ते हैं। जैसे हम गुण के बारे में देखते हैं, इसका गुण भी निम्नलिखित होती है। तो क्या है इसका गुण, यह भंगुर होता है। भंगुर मतलब जो चूर चूर हो जाता है। जैसे नमक है, नमक पर एक बार हम लोग यदि उसके वो गांठ बांध लिया, ढेला हो गया, उसको हम लोग एक बार मारते हैं तो क्या होती है, चूर चूर हो जाती है। तो मतलब उसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में भंगुर का गुण पाया जाता है। इसका द्रव्यमांक उच्च होती है। क्रिस्टल है ठोस है तो उच्च होगी इसका द्रव्यमांक। यह क्या होती है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक तथा द्रव अवस्था या जलीय या द्रवित अवस्था में क्या होती है, ये विद्युत का सुचालक होती है। आपको यह बात समझ में नहीं आएगा, समझाते हैं।
यदि आप नमक का पैकेट ले लेते हैं, उससे नमक निकाल कर अपने हाथ पर लेकर के या किसी बर्तन में लेकर के नमक को, उसमें आप लोग करंट पास करना चाहते हैं, विद्युत धारा पास करना चाहते हैं, तो उससे विद्युत धारा पास नहीं करेगा। लेकिन वही नमक जब पिघल जाएगा, पानी के रूप में आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब नमक खुद अपने आप में पिघल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं द्रवित नमक। तो उस नमक से यदि हम लोग विद्युत धारा पास कराना चाहेंगे तो आराम से पास कर जाएगा। द्रव में आया तब पास किया, और यदि वो ठोस रूप में नमक है, उसको हम लोग क्या किए, उस नमक को हम लोग उठा करके पानी में मिला दिए, तब उस नमक में से उस पानी से जो हम लोग विद्युत धारा पास कराएंगे, आराम से पास कर जाएगा। तो क्या हुआ, द्रवित नमक और जलीय अवस्था में जो नमक है उससे क्या होती है, वो विद्युत धारा पास करती है। तो मतलब जब यहाँ पर हम लोग आयनिक के गुण देख रहे हैं, तो यह इस ठोस में क्या होती है, जब यह ठोस द्रव अवस्था में या जलीय अवस्था में होती है तो इसे विद्युत धारा पास करती है। लेकिन नमक क्या था, जब ठोस अवस्था में था तो उससे विद्युत धारा पास नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तो ठोस से क्या होती है, ठोस आयनिक जो क्रिस्टल होती है उससे विद्युत धारा पास नहीं होती है। तो आप लोग को याद रखने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता क्या होती है, आयनिक क्रिस्टल में जो विद्युत चालकता होती है वो ठोस पदार्थ में क्या होती है, कुचालक होती है, और द्रवित या जलीय पदार्थ में क्या होती है, वो सुचालक की तरह काम करती है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका क्वथनांक भी क्या होती है, ऊंच होती है। जब द्रवनांक ऊंचा है तो क्वथनांक अपने आप ऊंच हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसके जालक व्यवस्था में क्या होती है, आयन उपस्थित होती है। जालक व्यवस्था क्या है, जालक मतलब क्या होता है कि जब दो आयन आपस में बंधन के द्वारा जो बनता है तो वह एक जाल के तरह दिखाई पड़ता है, उसी व्यवस्था को हम लोग जालक व्यवस्था बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। एक हम लोग NaCl का जालक बनाते हैं। देखिए यहाँ पर Na है प्लस में, Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब देखिए ये सब क्या है, ये इसको हम लोग घेर देते हैं यहाँ पे, ये सब मेरा आयन है। इसी देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक जाल के द्वारा संरचना का निर्माण करता है। तो इस तरह से सभी आयन आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक व्यवस्था बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसमें क्या होती है, ये सब जो है ये क्या है, आयन है। ये क्या है, आयन है। Na प्लस भी आयन है, Cl माइनस भी क्या है, आयन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जालक व्यवस्था क्या है। तो आप लोग यहाँ पर नीचे हम अच्छे से इसको बनाए हैं। यहाँ पर देखिए ये NaCl जो है, फिर यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ये सभी आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक व्यवस्था बोलते हैं। और इस जालक में कौन उपस्थित होती है, आयन उपस्थित होती है। इस बात को याद रखिएगा, आयनिक क्रिस्टल में जो जालक बनती है उसमें कौन उपस्थित होती है, आयन उपस्थित होती है। तो यहाँ तक आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो एक बार प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या आगे हम लोग को पढ़ना है। तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल। यह क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल वैसा क्रिस्टल जिसके आयनों के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल बोलते हैं। ये जो यहाँ पर हम लोग जालक बनाए हैं, इस जालक में यहाँ पर जो बल लगता है, यहाँ पर कौन सा बल लगता है, यहाँ पर बल लगता है सहसंयोजक बंधन बल लगता है, जो दो कणों के बीच में ये लगता है। तो इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल के गुण देखिए। इसका गुण निम्नलिखित है। इसके अवयवी कण, मतलब इसमें जो जालक, ये जो जालक है ये क्या है, इसमें जो कण बना हुआ है ये सब कण क्या है, ये परमाणु। उसके बाद इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होती है, उच्च होती है। ये विद्युत का क्या होती है, ये कुचालक होती है। ये क्या होती है, विद्युत का कुचालक होती है। लेकिन अपवाद में इसको याद रखिएगा, यहाँ पर अपवाद में है, यहाँ पर क्या है अपवाद में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सहसंयोजक
क्रिस्टल है, लेकिन ये ग्रेफाइट का यानी कि फिगर है। ग्रेफाइट क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल है, लेकिन इससे क्या होती है? विद्युत धारा पास होती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती है। इसी कारण से क्या होती है? अक्रिस्टल होती है। सॉरी, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसको अपवाद में रखते हैं। समझ गए ना? देखिए आगे क्या होती है। इसका जालक व्यवस्था में क्या होती है? परमाणु उपस्थित होती है। ये सभी क्या है? परमाणु है। ये सब क्या है? आपस में परमाणु। याद रखिएगा। तो पूछेगा सहसंयोजक क्रिस्टल में कौन उपस्थित, आयन में कौन उपस्थित रहते हैं? कण में उसके सहसंयोजक बंधन जो होती है या सहसंयोजक क्रिस्टल जो होती है उसमें कौन सा कण रहता है? परमाणु या अणु या फिर परमाणु या आयन। तो क्या बोला हम लोग को? परमाणु उपस्थित रहती है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग को हम थोड़ा एक बात बताते हैं। देखिए ये क्या है, आप लोग को इस फिगर में समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, देखते हैं आप लोग को। देखिए आप लोग को हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। ये हीरा का चित्र है, सिर्फ हम लोग छोटा सा बनाए यहाँ पर हीरा का फिगर। अब देखिए इस हीरा में क्या है, ये जो चित्र है इसमें यह एक कार्बन परमाणु है, यह भी एक कार्बन परमाणु है, यह भी एक कार्बन परमाणु, यह कार्बन परमाणु, यह कार्बन परमाणु। अब हमको बताइए इसके बीच में जो यह कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ सकता है? एक कार्बन टोटल 4 परमाणु से क्या हो सकती है? जुड़ सकता है। तो इसी कारण से यह कार्बन परमाणु इससे और 4 से, चारों से आपस में क्या जुड़ करके बंध बनाया है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक परमाणु, यहाँ पर भी एक परमाणु। तो यह परमाणु भी क्या? कार्बन है। यह परमाणु भी कार्बन है, यह परमाणु भी क्या है? कार्बन है। देखिए यह कार्बन क्या करता है? इस कार्बन की हम लोग बात करते हैं, बीच वाले की। तो यह कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बनाया, फिर इसके साथ बंध बनाया, फिर इसके साथ बंध बनाया यहाँ पर। तो एक कार्बन टोटल कितना बंध बनाता है? टोटल 3 बंध बनाता है। लेकिन ये कितना बना सकता है? 4 बंध बनाता है। इस कारण से इसमें जो एक बंध होती है वो क्या होती है? खाली होती है। इसी कारण से एक बंध खाली होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट में से विद्युत धारा पास हो जाती है। लेकिन हीरा में कोई बंध खाली नहीं है, जिस कारण से हीरा से विद्युत धारा पास नहीं करता है, ग्रेफाइट से कट जाता है, क्योंकि उसका एक बंध क्या रहता है? बॉन्ड खाली रहता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।